शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राज़दां, मुझे फ़क्र है मेरी शायरी मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। जी हाँ, राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप सभी लोग इस राइट वे ऑफ नॉलेज पर अपनी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आज हम वहाँ पर मौजूद हैं जिसको बदायूं की धरती तो कहते हैं, साथ में बदायूं की गली भी कहते हैं और यहाँ तक कि बदायूं का दिल भी कहते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग शायद उस चीज़ को जानते होंगे, शकील बदायूनी। जी हाँ, शकील बदायूनी जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से वो कुछ करके दिखा दिया इतने कठिन परिश्रम में और इतनी कम एज से। तो आज वहीं पे रहने वाले मिस्टर खालिद नदीम बदायूनी जी, जो एक्चुअल में पड़ोसी हैं हमारे शकील बदायूनी जी के, और चलिए सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उन्हीं की ज़बानी। मुझे ज़्यादातर ये पता है कि आप बदायूं वाले ज़रूर उनसे मुखातिब होंगे, हमारे खालिद नदीम बदायूनी से, और केवल बदायूं ही नहीं बल्कि समस्त इंडिया हमारे शकील बदायूनी से मुखातिब होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर खालिद नदीम बदायूनी जी से, उन्हीं की ज़ुबानी और उन्हीं की कहानी। तो सर प्लीज़ बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से इतना टैलेंट लेकर आए, इतनी किताबें आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा किताबों का इजाद भी किया आपने, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया सर? शुरुआत करते हैं आपके नाम से। दरअसल मेरा ख़ानदान इल्मी ख़ानदान था, पढ़ा लिखा ख़ानदान था, जिसमें मैंने जन्म लिया। 15/6/1958 को मेरी पैदाइश मोहल्ला साहूकारा गेट में हुई, साहूकारा गेट पर। अच्छा। और उसके बाद मैं तालीम के मैदान में आया। तालीम के लिए सबसे पहले मदरसा कादरी आलिया कादरिया में मेरा दाखिला हुआ जी, जिसमें मैंने दीनी तालीम हासिल की। और उसके बाद लाला लाजपत राय जूनियर हाई स्कूल, जो घंटाघर पर मुकीम बना हुआ है, उसमें मैंने तालीम 8वीं तक पाई। 8वीं के बाद इस्लामिया कॉलेज में पहुंचने के बाद मुझे उस्ताद मोहतरम पयाम ककरालवी मिले और कुछ साथी ऐसे मिले कि जिनके साथ रहकर मुझे शेर व शायरी का शौक़ जाग गया। अच्छा। और जब शेर व शायरी का शौक़ जाग गया तो मेरी रहनुमाई पयाम ककरालवी ने की। अच्छा। और उस रहनुमाई का सिला ये है कि आज 40 साल से मैं शेर व अदब की खिदमत में लगा हुआ हूँ। इसीलिए इतने अथक प्रयास का ही ये नतीजा है कि हम मिस्टर खालिद नदीम बदायूनी जी के पास में आए हैं, सुनने उनकी कहानी, अथक प्रयासों की और अथक प्रेम गाथा, जिन्होंने अपने शब्दों से बहुत कुछ ऐसा करा जो एक्चुअल में आजकल लोग करना नहीं चाहते। क्योंकि आज सर आपको पता है, लोग आजकल अमृत से कहीं ज़्यादा जहर को अपने अंदर लेना पसंद करते हैं। तो सर ये आपने, वैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआती शिक्षा मदरसे से ही क्यों शुरू करी? मदरसे से। असल में मेरे घर का दीनी माहौल था। अच्छा, दीनी माहौल था। दीनी माहौल होने की वजह से मेरा दाखिला जो है वो मदरसा आलिया कादरिया में मेरे दादा ने कराया था। दादा ने कराया था जी। और दादा हकीम ख़ानदान से थे। हम लोगों का ख़ानदान हकीमों का ख़ानदान कहलाता है। अच्छा, हकीमों का ख़ानदान कहलाता है आप लोगों का। अच्छा, तो सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी चल रहा है और कोरोना वायरस, ये दोनों बहुत बड़ा रूप धारण कर चुके हैं, तो इस दौरान आप क्या कर रहे हैं सर? क्या आप भी और लोगों की तरह लॉक हैं, आम जनता की तरह, या कहीं ना कहीं आप अपने क्रिएटिव स्किल्स से वहाँ तक पहुँच रहे हैं लॉकडाउन के भी दौरान, जो लोग पहुँचना भी नहीं चाहते? असल बात यह है कि इस लॉकडाउन ने जो फ़नकार हैं उन फ़नकारों को बड़ा अच्छा मौका फ़राहम किया है कि दीगर किसी और काम में न लगकर वो अपने शौक़ को ज़िंदा रखें ऑनलाइन के माध्यम से। आज जो ऑनलाइन का ये सिलसिला है, ये हम फ़नकारों के लिए बड़ी कामयाबी का मामला है और इससे हमें बहुत कामयाबी मिली है। हमने पिछले लॉकडाउन में भी शेर व सुखन की खिदमत की और ऑनलाइन प्रोग्राम बाहर के और अपने हिंदुस्तान के तमाम जहाँ जहाँ के प्रोग्राम थे, मुशायरे थे और अदब पर गुफ्तगू थी और तबसरे वगैरह होते थे या हमारा इंटरव्यू वगैरह होता था, हम उसमें शिरकत करते थे। और शरीक होने के बाद जहाँ तक हमसे हो सकती थी, हम कोशिश यही करते थे कि हाँ, पब्लिक के हमारी बात समझ में आए और उस पर तक़लीद करने की और उस पर नकल करने की उसकी कोशिश करें, ताकि एक महज़्ज़ब समाज, महज़्ज़ब मतलब एक पढ़ा लिखा समाज पैदा हो। और पढ़ा लिखा जब समाज पैदा होगा तो सोच भी अच्छी होगी, फ़िक्र भी अच्छी होगी, रास्ते भी अच्छे बनेंगे।
तो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, हम अल्लाह की इबादत, दूसरे शेर व सुखन की खिदमत और ऑनलाइन प्रोग्राम। तो सर जैसा कि आप शेर व शायरी में बहुत आगे हैं जी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, और तो सर क्यों ना एक अच्छी सी परफॉर्मेंस हो जाए आप ही के शब्दों में मंत्रमुग्ध कर देने वाली। जी, मैं 2-4 शेर इधर-उधर से सुना देता जी हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल। कहता हूँ कि उन मरमरी लबों की सदा कौन ले गया, उन मरमरी लबों की सदा कौन ले गया, पत्थर से बोलने की अदा कौन ले गया, पत्थर से बोलने की अदा कौन ले गया, और मेरी गज़ल को सुन के हुआ कौन मेहरबान, मेरी गज़ल को सुन के हुआ कौन मेहरबान, चुपचाप लिख के मेरा पता कौन ले गया, क्या बात है, बिल्कुल। चुपचाप लिख के मेरा पता कौन कौन ले ले गया। और 2-3 शेर और सुनाता हूँ कि वक्त मसनद से जब हटाता है, मसनद के मानी है गद्दी के, सीट के, कुर्सी के, जो कुर्सी एक इख्तिदार वाली कुर्सी होती है, उसके मानी में आता है कि वक्त। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे सर जो हैं जब अगर उर्दू का शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसको बता भी दे रहे हैं जी, सरल मैं शब्दों में। बताऊंगा, मैं इसलिए कि हर शख्स उर्दू हाँ, से बिल्कुल, वाकिफ़ नहीं है। मैं इसलिए चाहता ये हूँ कि मेरी बात हर शख्स को स्पष्टता पहुँचे, के साथ हाँ, सबके पास सबके पहुंचे। पास पहुँचे। तो वक्त मसनद से जब हटाता है, कोई सर पर कहाँ बिठाता है, कोई सर पर कहाँ बिठाता है, और घर में टूटा दिया ही, सिंबॉलिक शायरी है मेरी कि मैं वक्त मसनद से जब हटाता है, कोई सर पर कहाँ बिठाता है, और घर में टूटा दिया ही जलने दो, घर में टूटा दिया ही जलने दो, वो भी तारीकियाँ मिटाता है। तारीकियाँ कहते हैं अंधेरे को, और टूटा हुआ दिया, चिराग, दिया तो सभी लोग जानते हैं, और दिए को जलाने से रोशनी होती है, अंधेरे को वो मिटाता है। तो घर में टूटा दिया ही जलने दो, वो भी तारीकियाँ मिटाता है। यानी कोई नाकारा औलाद भी अगर है घर के अंदर, तो वो भी काबिल कद्र है, और उसको भी संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ एक वो अतिया है। और वो भी घर की रोशनी बना हुआ है, वो भी घर की आबादी बना हुआ है। ये इसमें शेर में कहने की बात मैंने कोशिश की है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा शेर ये है कि चंद लम्हों में डूब जाती है, चंद लम्हों में डूब जाती है, नाव कागज़ की जो चलाता है। यानी झूठी बातों की कदर नहीं होती, झूठी बातें ज़िंदा नहीं रहती हैं। चंद लम्हों में डूब जाती है, नाव कागज़ की जो चलाता है। और बताएं, गुफ्तगू करें। जी सर। मेरे ख्याल से तो हाँ, शेर तो काफ़ी होगा। सर की मैं शायरी में ही घुस गया, जी। चलो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। जी शेर नहीं, आपके पूछे। एक्चुअल में शब्द कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हर किसी को देंगे। जी। तो सर आपने शायरी का आगाज कब से शुरू करा था अपनी शायरी जिंदगी का में? आगाज़ 1974 में, अच्छा जब मैं हाई स्कूल में इस्लामिया कॉलेज में पहुंचा था, उस वक्त से किया मैंने। अच्छा, उस वक्त से किया था आपने? जी उस टाइम से? हाई स्कूल में पहुंचने के बाद शायरी का आगाज़ किया। लगभग 40-42 सालें मुझे शेर व सुखन की खिदमत करते हुए क्या बात हो है। गया। और मैं एक बात और बता दूं हमारी ऑडियंस को कि हमारे मिस्टर खालिद नदीम बदायूनी बहुत सी किताबों को तरजीह देते हैं। तरजीह का मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ते भी रहते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं, ये पढ़ते हैं उन किताबों को, और किताबें पढ़ने का ही नतीजा है कि हमारे सर के पास शब्दों का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो उर्दू हो, अब चाहे इंग्लिश में वर्ड्स हों। तो हमारे सर की काफ़ी कुछ किताबें भी आई थिंक पब्लिश हो गई थी। सर, उनके बारे में ज़रूर हाँ, बताइए हमारी मैं ऑडियंस को। आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने नाते पाक पर काम किया, अच्छा। और तकरीबन 800 नातें मैंने लिखी, और वो 3 किताबों में आ गई। एक का नाम सरवर कौनैन, एक का नाम मोहसिन कौनैन, और एक ज़ादे आखरत। इन 3 किताबों में वो सारी नातें मैंने शामिल कर दी हैं, और एक नात की किताब और 250 पेज की कंपोज़ हो चुकी है। वो भी इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन जब हालात ठीक होंगे तो इंशाल्लाह छपवाऊँगा। उसका नाम है तकलीद हस्सान। अच्छा। और इसके अलावा एक अनवार करबला आई, एक अनवार साबिर आई, एक शान आला हज़रत आई, और एक गज़ल का मजमूआ तरतीब दिया हुआ है, कंपोज़ किया हुआ है, जो जिसमें 250 गज़लें हैं। वो इंशाल्लाह अब लॉकडाउन के बाद छपवाऊँगा। तो क्या आप ये जो किताबें लिखते हैं जी, उनकी लैंग्वेज उर्दू होती है? उर्दू लैंग्वेज है, वर्जन मैंने हिंदी भी किया है। अच्छा, हिंदी भी कुछ किया है। किताबों का कर पाया हूँ,
और कुछ किताबें हिंदी वर्जन में कंपोज की हुई पड़ी हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी कोशिश करूँगा हाँ, छपवाने की। कोशिश करिए सर, जी, क्योंकि आपकी ताकि आवाज़ हर हर व्यक्ति तक जाए। हर व्यक्ति तक जाए, मैं क्योंकि ये हर चाहता व्यक्ति हूँ। उर्दू नहीं जानता, तो जी, जी। इसीलिए हमारे सर को ये प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा। जी, जी, तो जी। इसके अलावा सर, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, कोरोना और लॉकडाउन, ये दोनों ही चीज़ बहुत बड़ा रूप तो धारण करा ही है। हाँ, इन हाँ। लोगों ने बहुत चीज़ों का नुकसान भी करा है। बहुत तो नुकसान। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी राय में, क्या इस समय बहुत से फनकार जो हैं उनका टैलेंट छीन लिया है इस लॉकडाउन या कोरोना ने, या उनकी कहीं ना कहीं अब कोई ना गवर्नमेंट सुन रही है, क्योंकि जो दरअसल लोग, जो आपको पता ही है, जो लोग पोइट्री में इंडल्ज हैं या शेर व शायरी में ही सिर्फ इंडल्ज हैं, तो उनका तो रिसोर्स या सोर्स सिर्फ इनकम जो है शायरी वगैरह ही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि जो पब्लिक प्लेस पर प्रोग्राम होते थे, जी जी। उससे आवाम जो है, जो टेक्निकल लाइन से वाकिफ़ नहीं है, वो भी देख लिया करती थी। हाँ बिल्कुल। अब जिन लोगों को टेक्निकल लाइन से वाकफियत है, वो शायर, वो फनकार कामयाब है। और बल्कि मुझ जैसा नाअहल, मैं तो अपने आप को नाअहल ही कहूँगा, क्योंकि मुझे इस टेक्निकल लाइन की में पढ़ने के बाद, नहीं है आपको। हाँ, पूरी जानकारी नहीं। मेरा बेटा सलमान हसन है, वो इस चीज़ को संभालता है, मदद करता है, और वो ही मुझे ऑनलाइन प्रोग्राम पढ़वा तो देता मतलब है। कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है नुकसान मेरे साथ भी हुआ है, बल्कि और फनकारों के साथ भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी फ़ायदा हुआ है कि हम जहाँ रूशनास नहीं थे, यानी हमारी पहचान हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी, और जहाँ दूसरे मुल्कों में हमारी पहचान नहीं थी, वहाँ तक हमारी बात पहुँची भी है। मतलब एक बेनिफिट है, तो हाँ, उसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। इस वजह से अब किसी किसी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, किसी को कम फ़ायदा हुआ है। हमारे जैसी की तो ये समझ लीजिए नमूद बाकी रह गई, हमारा निशान बाकी रह गया, वरना हम तो बिल्कुल ठप हो जाते अगर ये हमारा ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता। हमने तकरीबन ऑनलाइन प्रोग्राम खुद भी किए, फनकार एकेडमी का एक चैनल बनाने के बाद, और दूसरे प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। मैं आप सभी लोगों को हमारे सर का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सर की वीडियोस देखें, तो डेफिनेटली आप वहां पर जा सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। देख लें। बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, आप खुद ये जान लेंगे कि हमारे सर कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या क्या अभी तक ये कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और वैसे भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो लोग टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते, उन लोगों का काफ़ी नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पैशन को नहीं दिखा पा रहे नहीं दिखा पा रहे, और उनका सलाहियतों कहीं दिल छोटा हो रहा है इस चीज़ को जान कर। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीरो और हीरे दोनों को तलाशने की। बदायूं ही नहीं बल्कि अलीगढ़ ही नहीं बल्कि बरेली, हम हर जगह जाएंगे जहाँ तक हमारा कनेक्शन होगा। हम वहाँ तक अच्छाई को फैलाएंगे जहां तक हम फैला सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई को फैलाने का काम आप लोगों के ऊपर भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि ताकि उन लोगों के पास में ये मैसेज जाए, उन लोगों के पास में ये कंटेंट पहुंचे जो गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो उन्हें ये भी चीज़ नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आजकल सर आप ही को पता है कि लोग मोबाइल के अंदर से भी न्यूज़ चैनल में आजकल बहुत अटक चुके हैं। न्यूज़ चैनल में जो वो दिखाता है वो इंसान बनता चला जा रहा है। जी। लड़ाकू एक तरीके से इंसान कहीं ना कहीं बन चुका है न्यूज़ चैनल। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि हम सभी लोगों को अपने पढ़ाई को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर शब्दों का अंबार होगा। जल्दी ही वापसी होगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।